ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विभावरी, फैकल्टी एसोसिएट गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में हूँ। आज आधुनिक काव्य 2 के अंतर्गत हम रघुवीर सहाय की काव्य भाषा का अध्ययन करेंगे और इस पाठ के अध्ययन से आप रघुवीर सहाय की काव्य भाषा को जान पाएंगे, कविता की भाषा और कविता के कथ्य के बीच संबंध को समझ पाएंगे और इसके अलावा रघुवीर सहाय की कविताओं की जो विशेषता है उस पर भी हम बातचीत कर पाएंगे। रघुवीर सहाय नई कविता के प्रमुख कवि हैं। रघुवीर सहाय की जो काव्य भाषा है उस भाषा की जो विशिष्टता है वो दरअसल जो नई कविता में नएपन का आग्रह है, वो चाहे कथ्य के स्तर पे हो या रूप के स्तर पे हो, उस संदर्भ में अगर रघुवीर सहाय की काव्य भाषा को देखें तो हम कह सकते हैं कि रघुवीर सहाय नई कविता के रूप को परिभाषित करने वाले कवि हैं। और अगर उनकी काव्य भाषा की विशिष्टता को हम समझने की कोशिश करें तो उनकी काव्य भाषा जो है बोलचाल के बहुत निकट है और दरअसल उनका जो पत्रकारिता से, उनका साहित्यिक पत्रकारिता से जुड़ाव रहा और साहित्यिक पत्रकारिता से इस जुड़ाव ने उनकी कविता की भाषा पर बहुत असर डाला। तो कई बार रघुवीर सहाय के यहाँ जो पत्रकारिता की भाषा है और जो साहित्य की भाषा है, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होती दिखती है। इस लिहाज से कई बार उनकी कविता को खबर की कविता भी कहा गया। अगर चतुर्वेदी जी के हवाले से, रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो पुस्तक है काव्य भाषा पर 3 निबंध, उसमें उनकी बात को कोट करूं तो वो कहते हैं कि उन्होंने भाषा के 2 स्तर माने हैं। पहली है बोलचाल की भाषा, दूसरी साहित्यिक भाषा। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि दरअसल साहित्यिक भाषा बोलचाल की वो भाषा है जो कि किसी कवि की रचना प्रक्रिया में समाहित होकर एक विशिष्ट स्वरूप में हमारे सामने आती है। तो अगर उनकी इस बात को हम रघुवीर सहाय पर लागू करें या उनके मार्फत कहने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि जो रघुवीर सहाय हैं, इनकी जो काव्य भाषा है वो दरअसल इनकी जो रचना प्रक्रिया है उसके भीतर से गुजरते हुए जब बाहर आती है तो वो एक ऐसे स्वरूप में हमारे सामने आती है जहाँ पे कि जाहिर है पत्रकारिता से उनका जुड़ाव रहा, उस पत्रकारिता से जुड़ाव जो है उनकी काव्य भाषा को कहें तो खबर की कविता बना देती है। तो ये विशिष्टता जो है रघुवीर सहाय की कविता में आप भाषा के स्तर पर ये देख सकते हैं। रघुवीर सहाय की काव्य भाषा जो है वो वहाँ पर जैसा कि मैंने बताया आपको कि बोलचाल की भाषा है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी विशेषता उनकी कविता की कही जाती है वो है गद्यात्मकता पर उनका बहुत जोर है। कई बार कहा जाता है कि रघुवीर सहाय के यहाँ कविता और गद्य, इन दोनों के बीच की दूरी इतनी कम हो गई है कि आपको इनकी कविता को गद्य की कविता कह दिया जाता है। तो अगर आप हिंदी कविता का इतिहास देखें तो उस इतिहास में गद्यात्मकता की ओर झुकाव या छंद से मुक्ति का जो प्रयास है वो रघुवीर सहाय से बहुत पहले शुरू हो चुका है। लेकिन इन तक आते आते जो गद्य और पद्य के बीच की जो सीमा रेखा है वो लगभग समाप्त सी दिखती है इनकी कविताओं में। इस मायने में जो गद्य की कविता है वो रघुवीर सहाय की भाषाई कविता की भाषाई विशिष्टता कही जा सकती है। इनकी कविताओं में एक तरफ जो है साधारण जनमानस को समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग है जो कि कविता को गद्यात्मकता की ओर झुकाता है, तो दूसरी तरफ जो उनकी भाषाई प्रयोगशीलता है वो इनको अपने समकक्ष तमाम कवियों से बिल्कुल अलग ला के खड़ा करती हुई दिखती है। तो इस तरीके से अगर देखें तो नए प्रयोग भाषा के स्तर पर रघुवीर सहाय ने बहुत किए हैं और कई बार उनकी भाषा जो है व्याकरणिक मानदंडों को भी तोड़ती है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलचाल में कई बार हम उन व्याकरण के नियमों का उल्लंघन भी करते हैं। तो रघुवीर सहाय की जो कविता है वहाँ पर भी आप उन व्याकरणिक मानदंडों का टूटना बहुत सामान्य रूप में पाते हैं। मैं अनिश्चय कविता का उदाहरण लेना चाहूँगी। और कभी जब कभी गौरैया सा मन घर के आंगन में खेलने का हुआ, मैंने थामा हाँ उसे कह के बचपन न करो। बाग में धूप खाते खाते जैसे मैं गरमा कर उठ के छाया में बरामदे में चला आया हूँ। अपने में लौट गया था मेरा मन ऐसे। इस कविता को पढ़ते हुए आप देखते हैं कि जो
काव्य भाषा है उसके न सिर्फ पूर्ववर्ती जो पहले बने हुए हैं बल्कि समकालीन मानदंड भी टूटते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो व्याकरण के जो मानदंड हैं उनका सचेत प्रयोग या सचेत रूप से उस पर खरा उतरने की कोशिश नहीं दिखती है। तो ये दरअसल बोलचाल की भाषा का जो है का जो दबाव है, ये बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने की जो एक आदत है रघुवीर सहाय की, उसके कारण संभव हो पाया है। इसके अलावा जो है रघुवीर सहाय अपना उनका काव्य संकलन है लोग भूल गए हैं, उसकी भूमिका में उन्होंने अपनी कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कविता शब्द का निरा संस्कार नहीं है, न वह वर्तमान की निरी व्याख्या है, न इतिहास का निरा पुनरावलोकन और न अतीत से भविष्य के निरे अंतरावलंबन का औचित्य। इन सब के अलावा वह कुछ है तो साहस है और हमारे जाने बिना दूसरे को मिलता है, बशर्ते कि वह दूसरा हमारी कविता में हो। तो ये जो अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो रघुवीर सहाय हैं, ये दूसरा कौन है? ये दूसरा पाठक है। रघुवीर सहाय की कविता की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये मैं देखती हूँ कि वो उस दूसरे यानी पाठक को कविता में लाने की कोशिश है उनके यहाँ। एक कविता का उदाहरण लेके समझाने की अगर कोशिश करूँ तो कविता का नाम है शराब के बाद सवेरा। जन्म के कितने दिनों बाद आई थी वह मेरी मरी हुई माँ, जो महान मकान बना था पड़ोस में वह मुझ पर गिर पड़ेगा। फिर मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ हो जाएंगी। मेरे अपने स्कूल के अंदर से निकलकर बचपन के आखिरी दिन आएंगे घर के कोने में। कहानियों की अलमारी की खुशबू और ठंडा चिकना फर्श, मलबे के तले से एक हाथ छुड़ाकर उसे टोता हूँ। ढ नहीं ट, यहाँ पर ढ नहीं ट, जो अंत में वो बोल रहे हैं ढ नहीं ट, उसे टोता हूँ, ढ नहीं ट। जो यहाँ पे शब्द देखिए मलबा, मलबा जो है मलबे को ढोना, मलबे की वजह से जो पाठक है वो टोने को ढोना ना समझ ले। इस गलती से पाठक को बचाने की कोशिश है रघुवीर सहाय में, और वो कह रहे हैं ढ नहीं ट, टोता हूँ यानी छूता हूँ। और इसी कविता का उदाहरण लेके मैं उनकी भाषाई कौशल को भी समझाने की कोशिश करूंगी कि ये जो पीछे इन्होंने पूरी एक असंगत सी बातें कही हैं कि जन्म के कितने दिनों बाद आई थी वह मेरी मरी हुई माँ, और तमाम जो बातें हैं वो असंगतता जो अंतिम पंक्ति है इस कविता की, वो आती है बस यहीं तक रात को पी थी। मतलब कि एक जो शराबी है वो शराब पी रहा है, वो व्यक्ति जो कि यहीं तक रात को पी थी, जो जब पंक्ति आती है तो पीछे की पंक्तियों की जो असंबद्धता है उसको वो बांध लेती है। मतलब वो कविता को पूर्ण कर रही है कि एक व्यक्ति है जो शराब पी रहा है और पीते हुए वो इमेजिन कर रहा है कि उसकी मरी हुई माँ आ रही है, उसके बचपन के दिन आ रहे हैं, उन कहानियों की अलमारी की खुशबू आ रही है, और भी तमाम चीज़ें आ रही हैं। और वो सारी चीज़ें क्यों जस्टिफाई हो रही हैं? क्योंकि बस यहीं तक रात को पी थी, उसने वहीं तक पिया और वही सोच सका। तो ये जो भाषाई कौशल है रघुवीर सहाय का, जो कि इन तमाम पंक्तियों का जो अंत है बस यहीं तक रात को पी थी, वो बांध देता है उस कविता को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रघुवीर सहाय के यहाँ है। और इसके अलावा जो मैंने पीछे बताया कि पाठक यानी जो दूसरा कह रहे हैं वो उस दूसरे यानी पाठक को कविता में लाने की कोशिश, वो जो कह रहे हैं पाठक वही समझे, कुछ और ना समझे। तो आप देखते हैं कि जो पाठकवादी आलोचना है, जहाँ पे जो कवि है या जो साहित्यकार है उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पाठ को महत्वपूर्ण माना जाता है, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे एक विरोध दिखता है कि जो कवि है या जो साहित्यकार है वो खुद ये बता रहा है कि मैं यही कह रहा हूँ और तुम्हें यही समझना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रघुवीर सहाय की कविता काव्य भाषा में आपको दिखती है। इसके अलावा रघुवीर सहाय की भाषा की जीवंतता पर विचार करते हुए वात्स्यायन ने कहा, मतलब आगे ने कहा है, एक उल्लेखनीय बात कही है कि अपने छायावादी समवयस्कों के बीच बच्चन की भाषा जैसे एक अलग आस्वाद रखती थी और शिखरों की ओर न ताककर शहर के चौक की ओर उन्मुख थी, उसी प्रकार
अपने विभिन्न मतवादी समवयस्कों के बीच रघुवीर सहाय भी चट्टानों पर बैठकर नाटकीय मुद्रा में बैठने का मोह छोड़ साधारण घरों की सीढ़ियों पर धूप में बैठकर प्रसन्न है। धायरा सीढ़ियों पर धूप में उनकी एक कविता है, कविता संग्रह का नाम है। तो भाषा के संदर्भ में वो शिखरों की ओर न ताककर जो चौक की ओर उन्मुखता है रघुवीर सहाय की, वो उनकी भाषा को जो है बोलचाल यानी आम जनता की बोलचाल से जोड़ती है। और उनके यहाँ जो भाषा सहित उनकी जो रचनात्मकता के विविध आयाम हैं वो एक ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं जहाँ पे कि जो शब्द हैं, अर्थ हैं, जो वाक्यांश है, वो एक विशिष्ट भंगिमा में व्याख्यायित होते हैं, एक विशिष्ट भंगिमा अख्तियार करते हैं। आप जो है उनके यहाँ जो सामान्य जीवन है, जो आम जनता का जीवन है और नगरीय जीवन है, उसका भी आप प्रभाव देख सकते हैं या उसकी छाया देख सकते हैं इनकी कविताओं में। और यही कारण है कि रघुवीर सहाय का जो लहजा है वो बहुत आत्मीय बन जाता है और बहुत सुगम लगता है। रघुवीर सहाय की भाषा का एक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी जो व्यंग्यात्मकता है, जो कि सपाट बयानी के में व्यंग्य कह सकते हैं उसको, या सपाट बयानी के चोले में व्यंग्य जो है रचते हैं रघुवीर सहाय। तो उसको जो है कहते हैं कि जो व्यंग्य है वो अक्सर वक्रोक्ति जो है वो उसका रूप लेकर आता है, लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं है। आप बहुत बातचीत के लहजे में इनके यहाँ व्यंग्य को देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसकी व्यंग्यात्मकता, उनकी कविताओं की व्यंग्यात्मकता की जो धार है वो कमज़ोर पड़ती है कहीं से भी इस सपाट बयानी या बातचीत के लहजे से। उदाहरण ले सकते हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो की कविता है। बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब ना रहे, और ऐसे मौक़ों पर हंसो कि जो अनिवार्य हो, जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार, जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय उस गरीब के सिवाय, और वह भी अक्सर हंसता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, इससे पहले कि वह चले जाएं। उनसे हाथ मिलाते हुए नज़रें नीची किए, उसको याद दिलाते हुए हंसो कि तुम कल भी हंसे थे। दूसरा सप्तक में रघुवीर सहाय ने अपनी काव्य भाषा के विषय में स्वयं लिखा है कि भाषा को भी साधारण बोलचाल के निकट लाने की कोशिश रही है, मगर इसमें भी कहीं कहीं भाषा की फिजूल खर्ची करनी पड़ी। बहरहाल इस तरह की कोशिशें विचार वस्तु के दिल और दिमाग में उतरने के तरीके पर निर्भर रहेगी, और ज़रूरी है कि हम अपनी अनुभूति को उसी प्रकार सुधारें ताकि कविता भी वैसी ही जानदार हो सके जैसी कि वास्तविकताएं जिनसे हम कविता की प्रेरणा लेते हैं। विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है, और यह तभी संभव है जब हमारे कविता की जड़ें यथार्थ में हो। ये दूसरा सप्तक में उनका जो वक्तव्य है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका खुद का एक प्रयास है कि उनकी कविताएं जो हैं वो बोलचाल के निकट रहें, क्योंकि जैसा पीछे मैंने बताया कि वो चाहते हैं कि वो जो कहना चाह रहे हैं पाठक जो है वही समझे और उससे इतर ना जाए। तो इसका एक सचेत प्रयास इनकी कविताओं की भाषा में दिखता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है कह सकते हैं कि जब जो इनकी कविताओं में जो सामाजिक यथार्थ है, जब वो व्यंग्य का आवरण लेकर आता है तो वो पाठक को लगातार एक बेचैन संतुष्टि से भरता चलता है, एक बेचैनी भी पैदा करता है उस संतुष्टि के साथ कि कम से कम हमारी बात तो हो रही है। और जो इसका कारण ये भी कहा जा सकता है कि जो यथार्थ है या जो कथ्य है या विषय वस्तु है कविताओं की, वो व्यंग्यात्मकता के लिहाज से सटीक हैं। एक अन्य कविता का उदाहरण ले सकते हैं, यह है बुद्धिजीवी का वक्तव्य। मरने की इच्छा समर्थ की इच्छा है, असहाय जीना चाहता है, आओ सब मिलकर उसे बस जीवित रखें। सब नष्ट हो जाने की कल्पना शासक की इच्छा है, आओ हम सब मिलकर उसे छोड़ बाकी सब नष्ट करें। सुंदर है सर्वनाश, वही सर्वहारा के कष्टों को सार्थक करता है और हमारे कष्टों को मनोरंजक भी।
ये कविता है बुद्धिजीवी का वक्तव्य। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रघुवीर सहाय जिस सामाजिक विद्रूपता की तरफ इशारा कर रहे हैं वो एक बुद्धिजीवी के नज़रिए से उस सच्चाई को देख रहे हैं। वहाँ पे वो सिर्फ समाज पर या समाज के अलग अलग आयामों पर व्यंग नहीं बल्कि खुद को भी उसमें समाहित करते हैं, खुद पर भी वो सवाल उठाते हैं कि जब वो कहते हैं कि और हमारे कष्टों को मनोरंजक भी, तो एक तो वो उस बुद्धिजीवी वर्ग में खुद को शामिल करते हैं और दूसरा खुद पर भी सवाल उठाते हैं। तो किसी साहित्यकार की रचनात्मकता का ये चरम कहा जाना चाहिए कि अगर वो व्यंग्य कर रहा है या वो समाज पर कटाक्ष कर रहा है किसी समाज के किसी भी पहलू पर, तो उस कटाक्ष में अगर वो भी शामिल होता है, उस बुद्धिजीवी वर्ग में अगर वो शामिल हैं, तो वो खुद को भी उस व्यंग्य से या उस व्यंग्यात्मकता की धार से बचाते नहीं हैं बल्कि खुद पर भी वो सवाल उठाते हैं। अंत में जो पंक्ति है वो फिर से और हमारे कष्टों को मनोरंजक भी। तो ये जो तीखापन है इनके यहाँ व्यंग्य का, ये एक्चुअली खुद को भी खुद पर व्यंग्य करने का जो साहस है वो उनकी व्यंग्यात्मकता की धार को बहुत तीखा मतलब उनकी कविताओं की व्यंग्यात्मकता की धार को बहुत तीखा बना देता है और सही मायने में जो सृजनात्मकता है शायद उसकी दरकार या उसकी ज़रूरत भी यही है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो जो साहित्यकार है वो खुद पर भी सवाल उठा सके। इसके अलावा अधिनायक कविता जो कि बहुत बेहद चर्चित कविता है उनकी, लेकिन पूर्ववर्ती कविता है, मैं कहूँगी कि अधिनायक उनके व्यंग्यात्मक कविताओं का चरम कही जा सकती है, हालांकि वो पूर्ववर्ती कविता है। उसका उदाहरण लें, कोट करूँगी, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। यहाँ आप देखेंगे कि एक दोहरी सामाजिक व्यवस्था पे इससे तीखा व्यंग्य नहीं हो सकता कि हम अपनी प्राथमिकताओं को भूलकर उस भाग्य विधाता के गुणगान पर वो मतलब एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो कि हमारी जो प्राथमिक समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको छोड़कर उस भाग्य विधाता के गुणगान को मजबूर कर रही है, जिसके बारे में शायद ही उस व्यक्ति को पता है जो गुणगान कर रहा है। वो फटा सुथन्ना पहने हुए और उसको और गुणगान कर रहा है और शायद ही उसकी जो हालत है, उसके जीवन की जो विसंगति है हर चरना की, उसको वो भाग्य विधाता जो है वो ख़त्म करने में या उसको सही कर पाने में शायद ही समर्थ हो, लेकिन उसके बाद भी पूरे अनुशासन के साथ वो रस्म अदायगी होती रहती है। तो ये जो व्यंग्य है, ये तीखापन जो है, वो तीखेपन का उनकी व्यंग्यात्मक कविताओं के तीखेपन का चरम कहूँगी मैं कि वो अधिनायक कविता में हमें दिखता है। इसके अलावा जो है जाहिर है ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारी जो अलग अलग भंगिमाएँ उनकी भाषा उनकी कविताओं की है वो उनके भाषाई कौशल या भाषा की विशिष्टता के कारण है, जो कि रघुवीर सहाय सचेत रूप से शायद उसको संभव बनाते हैं। रघुवीर सहाय जो भाषाई उपकरण होते हैं उनका सहज नएपन के साथ उपयोग करने वाले कवियों में शुमार हैं। अगर हम बिंब की बात करें तो बिंब जो है कविता में एक ऐसे बिंबों का इस्तेमाल जो न सिर्फ कविता की अर्थवत्ता को बढ़ाए बल्कि उसमें ताजगी का एहसास भी पैदा करे। ये रघुवीर सहाय की कविताओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि उनके यहाँ दरअसल वो नई कविता के कवि हैं, तो नई कविता में खुद में भी एक आग्रह था नएपन का, वो चाहे कथ्य के स्तर पे हो, भाषा के स्तर पे हो, बिंबों प्रतीकों और तमाम भाषाई उपकरणों के स्तर पे हो। तो उस लिहाज से अगर हम रघुवीर सहाय की कविता को देखते हैं तो वहाँ पे हमें ये नयापन अपनी पूरी अर्थवत्ता के साथ दिखता है। तो उसको जो है अच्छा एक चीज़ और भी है कि नई कविता पे अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि इसके बिंब इतने अपरिचित और संकुल हैं कि संवेदना की अभिव्यक्ति को कुंठित कर देते हैं। कोट कर रही हूँ, जैसा कि नए कवियों की समय समय पर की गई काव्य संबंधी घोषणाओं से विदित होता है कि उनके लिए नए भावों को पुराने बिंबों के सहारे व्यक्त करना संभव नहीं है। नई अर्थवत्ता नए भावों
को, नए प्रतीकों, नए उपमानों और बिंबों के सहारे ही व्यक्त किया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो कि कहीं ना कहीं नई कविता का एक सूत्र थी। तो उस सूत्र पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये जो आरोप है कि मतलब नयापन है जो कि लेकिन संप्रेषणीयता में जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि नएपन की वजह से जो संप्रेषित नहीं हो पा रहे हैं बिंब, ऐसा ये चीज़ जो है रघुवीर साई की कविता में नहीं दिखती है। आप देखते हैं कि मतलब नए बिंबों का भी वो इसी तरीके से प्रयोग करते हैं और जो कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि चूँकि जो कविता है रघुवीर सहाय की का जो कवि व्यक्तित्व है वो सचेत है इस बात के लिए कि पाठक तक उसकी बात पहुँचे और पाठक तक वही पहुँचे जो वो कह रहा है। तो ये जो सचेत प्रयास है वो इनकी कविताओं को बचा ले जाता है इस दिक्कत से। उदाहरण ले सकते हैं, दूसरा सप्तक की वसंत कविता है। उजड़ी डालों के अस्थि जाल से छन कर भू पर गिरी धूप, लहलही फुनगियों के छत्रों पर ठहर गई अब, ऐसा हरा रुपहला जादू बनकर जैसे नीड़ बसे पंछी को लगने वाला टोना। ये आप देखेंगे कि ये जो ऊपर की 3 पंक्तियां हैं, जो 3 दृश्य बन रहे हैं, उन दृश्यों की जो समानता ये दिखाते हैं। नीड़ बसे पंछी को लगने वाला टोना, ये जो समानता है वो ये जो बिंब बन रहा है पूरा उसको पाठकों के लिए ग्राह्य बना देती है। जो वो नीड़ बसे पंछी को लगने वाला टोना से जो समानता दिखा रहे हैं ऊपर की 3 पंक्तियों का। तो आप देखेंगे कि इनके यहाँ बिंबों की नवीनता और पाठकीय ग्राह्यता दोनों का बहुत बेहतरीन सामंजस्य आपको दिखता है। ऐसा नहीं कि वो नवीनता के आग्रह के कारण उसको असंप्रेषणीय बना दे रहे हैं अपनी कविता को, ऐसा रघुवीर साई की कविता में नहीं मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जो कविता की जो भाषा का जो रचाव है इनके यहाँ, वहाँ पे उन्होंने वर्णन और बिंब के भेद को भी मिटाया है। जाहिर है वर्णन जो है वो क्या कहते हैं, जो किसी कविता का जो है प्रस्तुत कथन होता है और जो बिंब है वो अप्रस्तुत विधान होता है। तो इनके यहाँ लेकिन वो प्रस्तुत और अप्रस्तुत के बीच का जो की दूरी है वो ख़त्म होती सी दिखती है। आप देखेंगे, कोट कर रही हूँ कि रचनात्मक स्तर पर बिंब विधान के कुछ नए रूप यूँ रघुवीर साई की कविताओं में विकसित हुए हैं। अपनी भाषा के रचाव में उन्होंने वर्णन और बिंब के भेद को क्रमशः मिटाया है। कविता की भाषा को सही अर्थ में बोलचाल और अखबार की भाषा से संबद्ध करने में वर्णन और बिंब का अंतर डूब जाए, यह स्वाभाविक है। इस प्रक्रिया में सामान्य भाषा की रचनात्मक क्षमता का बिल्कुल नया और प्रीतिकर एहसास कवि के प्रथम महत्वपूर्ण संकलन आत्महत्या के विरुद्ध की कविताओं में मिलता है। और ये कविताएं चाहे राजनीति के क्षेत्र की हों या उनके अनुभव क्षेत्र से संबद्ध हो या फिर प्रेम के अनुभव क्षेत्र से, तो ये यहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरीके से उदाहरण अब लेके समझाऊंगी कि कैसे वो वर्णन और बिंब का भेद मिटा रहे हैं, कि बीच का भेद मिटा रहे हैं। कविता है मेरा प्रतिनिधि। सिंहासन ऊंचा है, सभाध्यक्ष छोटा है, अगणित पिताओं के एक परिवार के मुँह बाए बैठे हैं लड़के सरकार के, लूले काने बहरे विविध प्रकार के, हल्की सी दुर्गंध से भर गया है सभा कक्ष। ये मेरा प्रतिनिधि कविता है। और दूसरी कविता है आत्महत्या के विरुद्ध। एक गरीबी ऊबी पीली रोशनी बीबी, रोशनी धुंध जाला यमन, हारमोनियम अदृश्य, डब्बा बंद शोर, गाती गला भीच आकाशवाणी, अंत में टड़ंग। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो कविताएं मैंने ली हैं उसमें पहला जो उदाहरण मैंने लिया वहाँ पे एक सामान्य सभा कक्ष का वर्णन भी है और एक विशिष्ट सभा कक्ष का बिंब भी वो बनाता है। और दूसरा जो अभी आत्महत्या के विरुद्ध जो से कविता ली, वो वहाँ पे जो निम्न मध्य वर्गीय गृहस्थी का चित्रण है, गृहस्थ जीवन का चित्रण है, जो एक छोटे से कमरे का जहाँ पे वर्णन हो रहा है और छोटे से कमरे का वर्णन है और ऐसे न जाने कितने ही कमरों का वो के लिए वो बिंब के रूप में सक्रिय हो जाता है। तो ये जो इनका भाषाई कौशल है रघुवीर सहाय का, जो कि बिंब और वर्णन के भेद को भी मिटा रहा है, ये भी एक नए तरीके का एक अपने आप में
का प्रयास है, जो कि कविता को जो है एक नई अर्थवत्ता से लैस करता है। और दरअसल ये जो प्रक्रिया है, जो दूरी के घटने की, इन दोनों बिंब और वर्णन वाली जो बात मैं कर रही हूँ, उसके बीच की दूरी के घटने का जो एक बेहद इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर कहेंगे हम, वो है उनकी भाषा में बोलचाल की भाषा का जो प्रयोग है, उसकी वजह से ये संभव हो पाया है। तो अपनी जो इनकी विशिष्टता है, उसको जो ज़ाहिर कौशल भी है, उसको ये अपनी सृजनात्मकता के बेहतरीन के लिए जो है अपने मतलब इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है इनके यहाँ वर्णन और जो बिंब है वो प्रजातांत्रिक और कोट कर रही हूँ कि वर्णन और बिंब प्रजातांत्रिक और विशिष्ट को एक साथ समोने में रघुवीर सहाय की कविताओं का रूप साधारण अर्थ और अनुभव को विराटता देता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब से हिंदी काव्य का इतिहास। तो ये आप देखेंगे कि किस तरीके से कविताएं जो हैं वो कविताओं का लोकतांत्रिक होते जाना, मतलब ये कि जो तमाम खाँचे बनाए गए हैं कविता को समझने के या लिखने के, उन खाँचों को एक तो नई कविता का खुद भी एक आग्रह था कि वो वहाँ पे नयापन हो तमाम चीज़ों में, लेकिन आप देखेंगे कि इनके यहाँ रघुवीर सहाय की विशेषता ये है कि वो उन तमाम खाँचों को भी कहीं ना कहीं वो मर्ज होते जाते हैं, वो खाँचे एक दूसरे में गड्ढ-मड्ढ हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और उनके सम्मिलन से एक नई तरह की जो नया तरह का जो एक फॉर्म के स्तर पे, चूँकि भाषा पे बात हो रही है, एक नया फॉर्म जो कविताओं का उभर के आता है, इनकी कविताओं का, वो रघुवीर सहाय की पहचान बनता है। और ये पहचान जाहिर है कि रघुवीर सहाय की बोलचाल की भाषा के कारण संभव हो पाता है। इस तरीके से हम देखें रघुवीर सहाय की भाषा का निष्कर्ष अगर निकालने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि जो इनकी कविता का जो नयापन है उसको वो अपनी भाषाई विशिष्टता से इतना एक अलग मुकाम तक पहुंचाते हैं और एक अलग ही पहचान कायम होती है, मतलब उनकी न सिर्फ रघुवीर सहाय की बल्कि उनकी भाषा की। आप देखते हैं कि पत्रकारिता से उनका जो जुड़ाव रहा है उसकी वजह से जो उनकी काव्य भाषा है उस काव्य भाषा और पत्रकारिता के दोनों के बीच जो संबंध स्थापित हुआ है या दोनों के बीच की जो दूरी कम हुई है वो एक विशिष्ट मतलब विशेषता के तौर पे या विशिष्टता कह लें उसको के तौर पर रघुवीर सहाय की काव्य भाषा में उभर कर आती है। आप देखेंगे कि जो मध्यवर्गीय जीवन है, मध्यवर्गीय जीवन के मतलब विसंगतियों का बहुत ही संश्लिष्ट जो चित्र है वो बहुत ही सहज बोलचाल की भाषा में इनकी कविताओं में संभव हो पाया है, क्योंकि उस जो ये था मध्य जीवन की जो विसंगति है, जाहिर है कि उन तकलीफ़ों को अगर आप सामान्य बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं या सामान्य बोलचाल की भाषा में अभिव्यक्त कर रहे हैं तो वो एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कविता के संप्रेषण के लिहाज से, और वो रघुवीर सहाय के यहाँ दिखता है। कोट कर रही हूँ रमेश चंद्र शाह को, वो कहते हैं कि समकालीन यथार्थ के बीचों बीच अपनी कविता को प्रतिष्ठित करने के लिए रघुवीर सहाय ने अपनी भाषा में नाटकीय गुणों का समावेश किया है। उनकी कविताओं में यह नाटकीयता आई है वास्तविक घटनाओं, यहाँ तक कि प्रचलित नामों और संस्थाओं के व्यंजनात्मक उपयोग द्वारा, औसत मानसिकता में आसानी से उभर सकने वाली सामयिक हलचलों, सनसनी खेज के समावेश द्वारा, औसत आदमी की मुद्राओं, उत्तेजनाओं, यहाँ तक कि उसकी वल्गैरिटीज़ के भी निसंकोच उपयोग द्वारा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो कविता के जो काव्य भाषा के जो तमाम उपादान हैं उसका उपयोग रघुवीर सहाय अपनी कविताओं में करते हैं, सचेत रूप से भी करते हैं, और जो जीवन है इनको माना जाता है कि इनकी कविताएं जो है नगरीय जीवन को
ज़्यादा फोकस करती हैं। तो उस नगरीय जीवन का जो संश्लिष्टता है, उस संश्लिष्टता को वो बोलचाल की भाषा के माध्यम से इतना सहज बना देते हैं कि जो पाठक है वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। तो दरअसल नई कविता के एक रूप पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि के रूप में रघुवीर सहाय अपना एक विशेष या अलग स्थान रखते हैं और उनकी कविता का ये बहुत महत्वपूर्ण उनकी कविता की एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जानी चाहिए कि उन्होंने बोलचाल की भाषा को प्रतिष्ठित करने की कविता में कोशिश की है। तो इस लिहाज से रघुवीर सहाय की काव्य भाषा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।